नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो मई 24 का ऑडिट का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि लास्ट के 1.5 डे में आपको डीटी की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ताकि आप डीटी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। और जो डीटी की मैराथन होने वाली है उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अपन ऑडिट के पेपर की बात करें तो पेपर अच्छे लेवल का पेपर था, अबव एवरेज कैटेगरी का पेपर था। और कुछ लोगों को ये पेपर टफ भी लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो आपके 2 पेपर आए थे एफआरएफएम, काफ़ी आसान पेपर थे, लगभग पूरे कॉपी पेस्ट आए थे। लेकिन ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं था, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें न्यू फ्रेम हुए थे, कुछ रिमोट एरिया से भी फ्रेम किए गए क्वेश्चन थे। हाँ, ऐसा भी नहीं है पेपर बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स था कि पास ही नहीं हो सकते, लेकिन 40-50 मार्क्स आप आराम से इस पेपर में कर सकते हो स्कोर, अगर आपने ठीक से ऑडिट पढ़ रखी थी तो। अब अपन देखें कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी गई है, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका, जो 88 मार्क्स का आया, उसमें ऐसे वाला जो पार्ट है 24 मार्क्स का पूछा गया। ऐसे वैसे एमसीक्यू में भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में नहीं आए। ऐसे एमसीक्यू में भी 265 पे, इसके अलावा ऑडिट रिस्क वगैरह पे ऐसे के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 24 मार्क्स के ऐसे पूछे गए जिसमें एसक्यूसी 1 पे ज़्यादा फोकस था। एसक्यूसी 1 के 2 क्वेश्चन आए 10 मार्क्स के, एक ऐसे 402 का आया, एक 580 का और एक 810 का। इसके बाद एसआरएस एसआरई वाला जो पार्ट है, जितना मैंने बताया था लगभग उतना ही आया, 10 मार्क्स तक वेटेज रहा इसका। और इसमें एक एस आर एस 4410 का क्वेश्चन आया और एक एस आर ई 2410 का क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स से 17 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूछा गया, जो इसका एक्सपेक्टेड वेटेज था उतना ही था इसका भी। एक रिपोर्टिंग चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो मैंने आपको बताया था। इस रिपोर्टिंग चैप्टर से एक फ्रेमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का तो हमेशा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ओपिनियन देनी पड़ती है। इसमें एक कार्यों का क्वेश्चन हो रहा है, तो 10 मार्क्स का इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा डिजिटल ऑडिट, जो आपका चैप्टर नया चैप्टर ऐड हुआ था डिजिटल ऑडिट, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, कंसेप्ट अपने बुक में भी था। इसके अलावा एसडीजी और ईएसजी एश्योरेंस से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया प्रिंसिपल्स के ऊपर। एक इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था इन्वेस्टिगेशन वाला। एक ग्रुप ऑडिट से 5 मार्क्स का बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ये आया। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। रिमोट एरिया था वैसे तो ऑडिट ट्रेल, लेकिन अपने कंसेप्ट बुक में था लास्ट में। अगर आप देखोगे तो कंसेप्ट बुक में वो इंटरनल कंट्रोल में था, इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में। इसके अलावा एनबीएफसी से 4 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, जो कंसेप्ट बुक में भी था और शायद क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आए आपके 88 मार्क्स के। एक बार अपन पेपर देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले अपन बात करें तो क्वेश्चन 1 का ए वाला पार्ट एसक्यूसी 1 से आया, थोड़ा नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के ऊपर पॉइंट था, ये क्वेश्चन था जिसमें इंटीग्रिटी वगैरह का पॉइंट था। एक आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स था, उसमें एक पॉइंट और था, तो उसके बेसिस पे आपको बताना था, इंटीग्रिटी के बारे में थोड़ा और बताना था। ये क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, लेकिन अपनी कंसेप्ट बुक में था, पेज नंबर 1.4 अगर आप देखोगे ना कंसेप्ट बुक में, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बी वाला पार्ट रिपोर्टिंग का बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से, जिसमें आपको ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना था। ड्राफ्ट करना कैसे होता है वो कंसेप्ट बुक में भी मैंने बता रखा है और रिवीजन वीडियो में भी करवाया था, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते थे इसको। बाकी बिल्कुल नया क्वेश्चन था ये। इसके बाद 1 के सी वाले क्वेश्चन की बात करें, ऐसे 810 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिंपल था, ये सीधा आपको कंसेप्ट बुक में भी मिल जाएगा। शायद ऐसा ही क्वेश्चन शायद आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाए। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट बुक में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये ऐसे 810 का सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो ये था क्वेश्चन 1, जिसमें बी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा टफ था। इसमें ए और सी वाला पार्ट तो फिर भी मैनेज किया जा सकता था। अब 2 की बात करें हम, 2 के ए वाले पार्ट की, ऐसे 402 का नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ बिल्कुल। इसमें टाइप 2 रिपोर्ट की बात हो रही थी, टाइप 2 रिपोर्ट की। तो टाइप 2 रिपोर्ट के बेस से क्वेश्चन था और उसके बेस से आपको इसमें आंसर देना था। बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ ऐसे 402 का 2 का ए वाला पार्ट। इसके बाद 2 का बी वाला पार्ट प्रोफेशनल एथिक्स पे, ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, कोई पुराना कोई क्वेश्चन नहीं था। कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था बी वाला पार्ट। इसके बाद 2 के सी वाले पार्ट की बात करें, ये इंटरनल ऑडिट चैप्टर से था। एक ऑडिट ट्रेल वाला कंसेप्ट है उसमें, लास्ट में देखना आप कंसेप्ट बुक में, या आपने स्टडी मैट में देख लेना ऑडिट ट्रेल, कंसेप्ट बुक में भी देख लेना। लास्ट में था एक ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट, उसमें इंटरनल कंट्रोल की रिगार्डिंग था, ऑडिट ट्रेल का इंटरनल कंट्रोल की रिगार्डिंग, तो वहाँ मिल जाएगा आपको सेम टू सेम। तो अगर आपने पूरा पढ़ रखा था कंसेप्ट बुक तो ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था। इसके बाद 3rd का ए वाला पार्ट इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से था। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन फॉर ए कंपनी, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन था ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, थोड़ा अलग लैंग्वेज से। इसके अलावा कंसेप्ट बुक में भी ये टॉपिक मिल जाएगा आपको 3 का ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट की बात करें, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, वैसे कर सकते थे अगर आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट नोट्स पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट बुक पढ़ रखी है तो। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला ऐसे 580 का था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेट टाइम वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, किया जा सकता था अगर आपने कंसेप्ट बुक पढ़ रखी है तो। मतलब ऐसे 580 अच्छे से पढ़ रखा था तो कर सकते थे। इसके बाद 3 का जो सी वाला पार्ट है, ये आपका क्लोज 11 का क्वेश्चन था। क्लोज 11 के बेसिस पे प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ये भी। फिर 4th के ए की बात करें, 4th का ए
क्वेश्चन तो न्यू था, लेकिन सिमिलर टाइप का या थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है वैसे। बाकी क्वेश्चन न्यू था, एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन था। कंसर्ट बुक में ऑलरेडी 1.6 पेज नंबर 1.6 देखना कंसर्ट बुक का, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। EQCR के बारे में बताना था, EQCR की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे रखा है उसमें, एक पॉइंट नंबर 5 है शायद उस कंसर्ट बुक में, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में बता रखा है। तो ये आपको एज इट इज वहाँ मिल जाएगा। तो SQC 1 पे ज़्यादा फोकस किया इस बार इंस्टीट्यूट ने, 2 क्वेश्चन पूछ लिए 10 मार्क्स के। इसके बाद फोर्थ का जो बी वाला पार्ट है, ये SRS 4410 से था, नया क्वेश्चन था। और इसमें SQC का भी पूछा थोड़ा सा कि SQC लगता है कि हाँ SQC सब पे लगता है एंगेजमेंट्स में। तो SRS 4410 को थोड़ा नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया। इसके बाद फोर्थ का जो सी वाला पार्ट है, ये आपका जो नया चैप्टर है इमर्जिंग एरियाज वाला है, SDG ESG स्टूडेंट्स, उसके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन था। उसके जो 9 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल था, शायद प्रिंसिपल 1 के बेस पे क्वेश्चन था ये, जो आपको रिवीजन वीडियो में भी डिटेल में करवाया था। इसके बाद फिफ्थ के ए की बात करें अपन, फिफ्थ का ए SRE 2410 का क्वेश्चन था, किया जा सकता था, नया क्वेश्चन था वैसे, लेकिन आप कर सकते थे अगर आपने SRE 2410 पूरा पढ़ रखा है, कंसेप्ट बुक से पूरा पढ़ रखा है तो कर सकते थे, पर नया क्वेश्चन था। फिफ्थ का बी वाला पार्ट, ये ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसमें कोई FR की रिगार्डिंग चीज़ें पूछी गई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह। तो ये बी वाला पार्ट था जो आपका ग्रुप ऑडिट का था। इसके बाद फिफ्थ का सी वाला पार्ट, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ए और बी दोनों क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के थे, लेकिन सी वाला पार्ट इसका आसान था। फिफ्थ के सी वाला पार्ट जो प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था अपना, ऐसे 250 और नोक्लार में डिफरेंस बताना था, जो आपके ऑलरेडी रिवीजन में भी करवाया था, कंसर्ट बुक में भी है। अब अपन बात करें क्वेश्चन 6 का ए वाला पार्ट कारो का था। कारो में 2 क्लोज का था, शायद क्लोज 8 और 18 का क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन बैंक में भी दिख जाएगा आपको, एक क्लोज का तो, और बाकी अगर आपने कंसर्ट बुक से पढ़ रखा है, रिवीजन वीडियो देख रखा है तो मैनेज किया जा सकता था 6 का ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट डिजिटल ऑडिटिंग का, ये रटा हुआ क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, कंसर्ट बुक में इसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। बी वाला पार्ट तो इसमें दिक्कत नहीं आई होगी बी वाले पार्ट में। अब सी वाला पार्ट बात करें, सी में और में 2 क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स के। पहला तो PE का था, क्लोज 10 का, हाँ क्लोज 10 का था, परसेंटेज वाले क्लोज का। और बी वाला पार्ट जो और करके आया, ये NBFC का था, जो NBFC की प्रूडेंशियल नॉर्म्स होती है, ये सीधा क्वेश्चन था प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, जो आपको कंसर्ट बुक में मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो कहने को तो पेपर कहीं आउट, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया, ऐसा भी नहीं था कि पूरा प्रोनाउंसमेंट से उठा के पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। प्रोनाउंसमेंट से थोड़ा बहुत एक आध ऐसे में थोड़ा बहुत पूछा है, बाकी इतना नहीं था। अगर आपने कंसर्ट बुक अच्छे से पढ़ रखी थी तो पेपर आप मैनेज कर सकते थे, तो आप इस पेपर में 60 तक भी जा सकते थे, 60 क्या ज़्यादा भी जा सकते थे, मतलब 70 तक, इससे ज़्यादा जाने का पेपर है भी नहीं कि आप सोचो कि 80 आ जाएंगे इसमें, 75 80 85 आ जाएंगे, इतने नहीं था, 70 तक जा सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा था तो। लेकिन अगर आपने मान लो थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ रखे थे, सिलेक्टिव पढ़ रखे थे, SRS वगैरह छोड़ दिए या ऐसे भी आधे छोड़ दिए, आधे कर लिए, तो दिक्कत आ सकती थी पेपर में। थोड़ा पेपर ठीक से अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो मैनेज कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पेपर काफ़ी लेंदी भी था ये इस चक्कर में। तो कुछ लोग अगर डर गए स्टार्टिंग के 2 पेपर देखे कि बिल्कुल ही आसान है और ये पेपर थोड़ा सा नया दिखा, तो ये दिक्कत भी आई इस पेपर में, इस कारण ये पेपर लोगों को टफ भी लगा है। तो वैसे तो पेपर अबव एवरेज कैटेगरी का है, पर एकदम आउट ऑफ बॉक्स भी नहीं है और आसान भी नहीं है, और एवरेज भी नहीं कह सकते इसको, अबव एवरेज आप मान सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिमोट एरिया से हैं और जो नए क्वेश्चन हैं वो टेक्निकल भी हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन है, कुछ देखे हुए क्वेश्चन भी आपको लगेंगे और कुछ बिल्कुल न्यू दिखेंगे आपको, और जो न्यू दिखेंगे बिल्कुल ही, वो बिल्कुल रिमोट एरिया वाले भी आपको इसमें दिखेंगे। तो इस तरह का पेपर था जो अपन ने देखा। वेटेज कैसा रहता है, जैसा मैंने आपको ABC एनालिसिस में बताया था लगभग वैसा ही वेटेज था, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लगभग वैसा ही इसमें वेटेज था। छोटे चैप्टर का इतना ही वेटेज रह गया, जो इतना था उतना ही मैंने आपको उसमें बताया था। प्रोफेशनल एथिक्स का जितना बताया था लगभग उतना ही आया। अब अपन बात करते हैं DT की। DT की तैयारी आपको कैसे करनी है उसकी अपन बात कर लेते हैं एक बार। एक तो DT की अभी मैराथन होगी, जिसमें अपन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे टॉपिक्स थोड़ा जल्दी पढ़ ले अपन, फिर क्वेश्चंस ज़्यादा करें। अब मैं मैराथन में क्या क्या कवर करवाऊंगा, जो टॉपिक मेन है सबसे ज़्यादा तो मैं वो कवर करवाऊंगा। अगर आपको मैराथन से कवर करने हैं तो मैराथन से कवर कर लो, अगर आपको सेल्फ स्टडी करके करने हैं तो सेल्फ स्टडी करके कर लो। क्या क्या आपको कवर करना जरूरी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ DT में। एक तो सबसे पहले टैक्स रेट्स आपको करनी है, टैक्स रेट्स में जनरल टैक्स रेट्स भी देख लेना, फाइनेंस एक्ट वाली, और जो स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं वो भी आपको देखनी है। स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स जो है, स्पेशल वाली एक तो कंपलसरी वाली होती हैं और एक कंसेशनल टैक्स रेट्स 115 PAA BAB BAC BAD BAE, ये भी आपको देखनी रहेंगी।
ये करना तो ज़रूरी है क्योंकि टैक्स निकालने के क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके। इसके अलावा जो बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर जो इंटर लेवल में भी होते थे, वैसे तो काफ़ी वास्ट चैप्टर होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जैसे कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, सेट ऑफ हो गया, डिडक्शंस हो गया, तो इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना, पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन में जैसे 9B45(4) जो सबसे टफ सेक्शन है वो देख सकते हो, स्लम सेल देख सकते हो, एक यूलिप वाला देख सकते हो, यूलिप वाला अपना लाइफ इंश्योरेंस वाला, एक अपना लिक्विडेशन वाला केस देख सकते हो इसमें। और इसके अलावा टैक्स रेट देखनी है 111A, 112A, 112A। टैक्स रेट तो देखनी पड़ेगी कैपिटल गेन की, अपने आगे भी काम आती है, नॉन में भी काम आती है। इसके अलावा अदर सोर्स में क्लोजली हेल्ड वाला एक सेक्शन है अपना FMV वाला, वो अपन को देखना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट आ सकता है PGBP वाले क्वेश्चन में, तो देख लेंगे। छोटा सा सेक्शन है। एक ऑनलाइन गेम्स का जो अमेंडमेंट आया था, ऑनलाइन गेम्स का नया सेक्शन आया था ऑनलाइन गेम्स वाला, वो देखना रहेगा। और एक VDA वाला जो कंसेप्ट है वो अदर सोर्स में दे रखा है, वो आपको देखना रहेगा। सेट ऑफ वाले चैप्टर में सेट ऑफ के स्पेशल केस पढ़ लेना। और एक सेक्शन 79 जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो PGBP वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या तो, या उसका अलग से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। डिडक्शंस में कुछ डिडक्शन जैसे ATIAC, GGB, GGC, ATJJA, ATM और एक ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, ये आपको करनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। और बाकी ये जो डिडक्शंस है ये अपने PGBP वाले क्वेश्चन में काम आ सकती हैं। और कुछ डिडक्शन और है जो आपको डबल टैक्स रिलीफ के साथ करनी है, डबल टैक्स रिलीफ वाले चैप्टर के साथ, जैसे आपका ATQQ भी हो गया, ATRR भी हो गया, ATC हो गया, ATD हो गया, ये 4-5 डिडक्शन, ATTT, ATT भी हो गया, ये अपने डबल टैक्स रिलीफ वाले चैप्टर में काम आ जाती है। इसके बाद एक अपना वेरियस एंटिटी नाम से चैप्टर जिसमें 10AA दे रखा है, AMT वगैरह दे रखा है, मैट दे रखा है, बाईबैक दे रखा है। इसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, जो स्पेशल एंटिटीज हैं, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इनका टैक्सेशन दे रखा है, टनेज टैक्सेशन दे रखा है, ये अपन को करना है। इनमें से गारंटी से एक टॉपिक का क्वेश्चन तो गारंटी से आएगा डेस्क्रिप्टिव पार्ट में। चैरिटेबल ट्रस्ट गारंटी से क्वेश्चन आपको मिलेगा डेस्क्रिप्टिव पार्ट में 8 से 10 नंबर का। टोटल इनकम निकालने का भी मिल सकता है, एग्जिट टैक्स भी मिल सकता है, या थियरी टाइप का मिल सकता है। थियरी टाइप में तो फ्री के मार्क्स होते हैं, टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें गलती होने के चांस होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की। एग्जिट टैक्स वाला जो कंसेप्ट होता है इसमें भी गलती होने के चांस नहीं होते वैसे तो, अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है तो। अगला है डबल टैक्स रिलीफ, गारंटी से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका, पर इसके साथ आपको कुछ डिडक्शंस भी आनी चाहिए। इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं डबल टैक्स रिलीफ में, क्योंकि ये नया क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें से गारंटी से एक क्वेश्चन तो आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक तो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का जनरली इसमें क्वेश्चन आता है, या तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी पूछ सकते हैं। एक 94B जो लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इक्विलाइजेशन लेवी, ये गारंटी से एक क्वेश्चन इसका फिक्स है इक्विलाइजेशन लेवी का। और ये चैप्टर कुछ लोगों को काफ़ी टेक्निकल लगता है, तो मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो डाला है, वो जरूर देख लेना। उसमें टोटल क्वेश्चन करवाएं इक्विलाइजेशन लेवी के जितने भी क्वेश्चन, उसी में से आपको एक क्वेश्चन उठ के मिलेगा, या तो फिगर वगैरह चेंज कर देंगे, उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो गारंटी से ये देख लेना। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं देख पाओ तो खाली क्वेश्चन देख लेना। पूरा डिटेल वीडियो है इक्विलाइजेशन लेवी का, 2 घंटे का वीडियो है शायद तक, 1 घंटा उसमें क्वेश्चन का है, वो क्वेश्चन वाला पार्ट इसमें से देख लेना, क्योंकि मैं ये शायद मैराथन में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाल दी और एक एक क्वेश्चन उसमें करवाए मैंने, टोटल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी उसमें होमवर्क वाला नहीं है, उसमें टोटल क्वेश्चन आप देख के जाना, 6 नंबर आपके यहाँ कवर अप हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलाइजेशन लेवी का। इसके बाद एनआर टैक्सेशन, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। एक क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में गारंटी से मिलता है, 2 भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें पोएम का कंसेप्ट, सेक्शन 9 NRI वाला कंसेप्ट, FII वाला कंसेप्ट, एक 115A वाला सेक्शन, 115BBA स्पोर्ट्समैन वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 115BBA स्पोर्ट्समैन वाला। इसके अलावा ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले हैं ना, BBBA वगैरह, ये आपको इस पर फोकस करने हैं एनआर टैक्सेशन में। इनमें से किसी भी टॉपिक पे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद एडवांस रूलिंग में खाली क्वेश्चन देख लेना, गलती से MCQ वगैरह फ्रेम हो सकता है, क्या पता डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाए 2-3 नंबर का फ्रेम, ऐसे भी कर सकते हैं ये। ब्लैक मनी एक्ट से भी एक क्वेश्चन फ्रेम होने के चांस है 4 नंबर तक, तो ब्लैक मनी एक्ट भी आपको उनको कवर करना है। छोटा सा चैप्टर है, आराम से कवर कर सकते हो। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो डाला है, वो वीडियो सुनना पड़ेगा आपको, उसमें सारे क्वेश्चन भी करवा दिए और टॉपिक्स भी करवा दिए। तो ब्लैक मनी एक्ट का वो 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियो है आप वो सुन लेना, उससे काम आपका हो जाएगा। 2x में सुन लेना, काम हो जाएगा। अगर आपने नहीं सुना तो सुन रखा है तो खाली नोट्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब अगला जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका PGBP वाला 14 मार्क्स का, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस होते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 में जो भी क्वेश्चन आपको आते हो, 2, 3, 4 जो भी आते हो वो कर देना, फिर MCQ कर लेना और लास्ट में PGBP वाला क्वेश्चन करना है। ये दिमाग में फिट कर लेना है बात, क्योंकि इसमें स्टार्ट करोगे तो भी गलती हो सकती है और बाद में करोगे तो फायदा, क्या पता कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाए तो वो गलतियाँ ठीक हो सकती हैं। और स्टार्ट में करोगे तो गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें, तो इसको बाद में ही करना। स्टार्ट में करोगे तो आप 1 घंटा वेस्ट करोगे, बाद में करोगे तो 15 मिनट में भी कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो आएगा, इसके लिए आपको एक तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सेक्शन 36 की, सेक्शन 32 की, सेक्शन 28 की बेसिक नॉलेज तो चाहिए। साथ में कुछ क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चंस के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन वीडियो डाल रखा है इसका PGBP के, जिसमें मैंने लगभग 15-20 क्वेश्चन करवाए हैं। 15-20 क्वेश्चन से सारे एडजस्टमेंट करवा दिए कवर अप मैंने, वो देख लेना, आपका काम उसी से काम हो जाएगा। उन्हीं एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन बनेगा, या तो कोई सेम क्वेश्चन आ सकता है या कुछ एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन के, कुछ एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन के। ये है सबसे मेन पार्ट।
90 मार्क्स तक का पार्ट है ये अपना, जो अभी तक अपने देखा ना 85 से 90 मार्क्स तक का ये वाला पार्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 85 मार्क्स का पार्ट मानो जो आपको अच्छे से करना है, ये तो कवर करना ही है, इसमें कुछ छोड़ ही नहीं सकते। फिर अगला पार्ट है अपना, सबसे पहले तो ये कवर करना है, ये अपन मैराथन में जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। सबसे पहले आपको यही कवर करना है, या तो मैराथन देख के या खुद से जब भी हो पाए। उसके बाद आप ये वाला पार्ट उठा सकते हो जो प्रोसीजर वाला पार्ट है, जिसमें असेसमेंट प्रोसीजर है आपका, अपील्स रिवीजन है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ऑफेंस पेनल्टीज है, मिसलेनियस और एक टैक्स ऑडिट है। प्रोसीजर वाला पार्ट है, थियरी ज़्यादा है इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया, ऑफेंस पेनल्टी हो गया, मिसलेनियस हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, इनमें तो खाली क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लो। असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स रिवीजन, असेसमेंट प्रोसीजर में गारंटी से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें कुछ सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 139 हो गया, 147 से 149 हो गया, एक अपडेटेड रिटर्न का हो गया, ये तो कंसर्ट पढ़ लो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं वो तो देखने ही हैं आपको। अपील्स एंड रिवीजन में अपील की जो टाइम लिमिट हो गई, एक 263 264 का रिवीजन हो गया, इनके कंसेप्ट पढ़ लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। इस तरह से आप कर सकते हो। ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये वाला प्रोसीजर वाला पार्ट 12 मार्क्स तक का, इसका भी वेटेज होता है। इसमें यह है कि अगर आपको आता है तो सीधे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस होते नहीं है। रीटी में ऐसा भी नहीं हो कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आप अपनी लैंग्वेज भी लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं रीटी में, फ़ायदा ये है। तो ये मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये पढ़ रखा है तो। अब इतना कोर्स तो आपको कल तक करना ही है, कैसे न कैसे करके रिवाइज। पहला पार्ट सबसे पहले जो मैंने बताया वो, उसके बाद ये वाला बॉक्स अपना, ये वाला प्रोसीजर वाला बॉक्स जो 12 मार्क्स तक पूछा जाएगा। इसके बाद आप एग्जाम वाले दिन आपको देखना है TDS TCS एडवांस टैक्स, गारंटी से इसका एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स तक। आप वेटेज मान के चलो, या तो MCQ बन के आ जाएगा पूरा केस सिनेरियो, या एक क्वेश्चन 4 का ए वाला पार्ट TDS TCS का गारंटी से आता है, जिसमें TDS पे ज़्यादा फोकस होता है और TCS पे कम रहता है, पर TDS पे ज़्यादा फोकस होता है। उसमें TDS से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, एक आध पार्ट गलती से TCS का भी आ जाता है। तो TDS TCS एडवांस टैक्स या तो नोट्स पढ़ लेना इसके, जो रेट्स वगैरह दे रखी हैं। अगर उससे नहीं करना, आपको रिवीजन वीडियो सुनना है तो रिवीजन वीडियो सुन लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। ये एग्जाम डे पे आप कर लेना, अगर कल हो सके तो कल रात को कर लेना, कल रात को नहीं हो पाए तो एग्जाम डे पे आपको ये देखना है TDS TCS एडवांस टैक्स। एग्जाम डे पे आप सुबह उठ के जो भी 7-8 बजे जब भी उठो, TDS TCS एडवांस टैक्स पहले प्रायोरिटी पे 2 घंटे में आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद कुछ चीज़ें और बच गई, एक कार वाला चैप्टर बच गया, इसमें खाली क्वेश्चंस देख लेना, ये भी एग्जाम डे पे देख लेना। क्वेश्चंस हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए अब, क्योंकि अब क्या है, टैक्स ऑडिट ब्लैक मनी एक्ट आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया चैप्टर। इस चक्कर में गार का पहले क्या होता था, फिक्स आता था, अब कुछ गारंटी नहीं है, या तो गार आएगा या मिसलेनियस आएगा, इनमें से एक का क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं, दोनों नहीं आएंगे लेकिन अब, क्योंकि टैक्स ऑडिट ब्लैक मनी एक्ट अपने ऐड हो गए इसलिए। इसके अलावा एक 3 चैप्टर होने इंटरनेशनल टैक्स के, BEPS, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। थियरी, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6 में आता है वो डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन 4 नंबर तक का। तो इनके लिए भी अगर चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं, एग्जाम डे पे ही देख लेना। और लास्ट में टाइम मिले तो जो रिसेंट केस लो इंस्टीट्यूट के साइट में मिल जाएंगे आपको, 7-8 केस लो, बस उतने ही देखने। केस लो का क्या है, क्वेश्चन 5th का ए वाला पार्ट आता है, जिसमें एक केस लो का क्वेश्चन होता है, 2 तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एक तो असेसमेंट प्रोसीजर का होता है और एक नॉर्मल बेसिस पे वैसे ही सोल्व हो जाता है प्रोविजन से। तो केस लो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो रिसेंट केस लो से मिलना चाहे तो मिल सकता है 4 नंबर का। तो उसमें भी क्या होता है, 5th वाले ए वाले पार्ट में वैसे भी ऑप्शन आते हैं, 3 देते हैं, 3 में से कोई से 2 करने होते हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना रिसेंट वाले, बस इतना ही आपको कोर्स करना है। ये जो लास्ट वाला पार्ट बताया 18 मार्क्स तक का ये पार्ट है, क्योंकि इसमें TDS TCS एडवांस टैक्स अकेला 10 मार्क्स का है, 8 to 10 मार्क्स का तो यही है। 4 नंबर का एक केस लो हो गया और बाकी 4 नंबर के ये टॉपिक्स हो गए। तो ये आप एग्जाम डे पे कर सकते हो, अगर कल तक हो सके तो कोई कल तक कर लेना, फिर भी कुछ रह जाए तो ये वाला पार्ट, इतना ही पार्ट आप एग्जाम डे पे देख पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे। तो कल तक कोशिश करना, इतना तो आपको करना ही है, मतलब एक तो जो मेन पार्ट, उसके बाद प्रोसीजर पार्ट, ये तो आपको करना है। TDS TCS एडवांस टैक्स वैसे मेन ही है वैसे तो, पर इसमें काफ़ी सारी रेट्स हैं, काफ़ी सारे केस लॉस के पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एग्जाम डे पे देखोगे चल जाएगा काम। तो इस तरह से आपको DT को पूरा कंप्लीट करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी एक बार, बाकी अपन मैराथन में कवर करेंगे तो थोड़ा आइडिया आपको और लग जाएगा। वहाँ मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा लास्ट में, कि आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ डिटेल में बताता रहूँगा आपको। कुछ मार्क करवाना होगा मेरे को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ स्पेशल फोकस वाली चीज़ें, वो भी मैं वहाँ बता दूँगा आपको। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।